गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये लीगल वर्ड्स में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है जजमेंट। जजमेंट मीन्स निर्णय। जो न्यायालय निर्णय देते हैं इनको जजमेंट कहते हैं। आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ए जुडिशियल डिसीजन और एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। कोर्ट, अब ये इसका यूज है सेंटेंस में। सेंटेंस बनाएंगे द कोर्ट फिक्स्ड द डेट फॉर प्रोनाउंसिंग जजमेंट। न्यायालय ने निर्णय घोषित किए जाने का तारीख निश्चित कर दिया। न्यायालय निर्णय देने का तारीख, जो उसको निर्णय सुनाए जाने की तारीख है, वो न्यायालय ने फिक्स कर दी कि फला तारीख को निर्णय सुनाया जाएगा। जब सुनवाई हो जाती है तो न्यायालय लास्ट में क्या करता है, उस मामले का निर्णय सुनाता है। तो निर्णय सुनाने की तारीख न्यायालय ने निश्चित कर दी, ये इसका मतलब है। दूसरा वाक्य आप बना सकते हैं ही अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट। ही अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट। मान लीजिए निचले न्यायालय का निर्णय किसी के पक्ष में नहीं है। जाहिर है निर्णय एक व्यक्ति के पक्ष में होगा तो दूसरे के खिलाफ होगा। दोनों को तो खुश नहीं कर सकता न्यायाधीश। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय होगा, जो व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा, वो उसकी अपील करेगा। तो आप इसका यूज करेंगे ही अपील्ड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट। उसने निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया। अगला शब्द है हमारा जुडिशियल। जुडिशियल मीन्स न्यायिक, बिलोंगिंग टू जस्टिस या परटेनिंग टू जस्टिस। न्यायिक का मतलब है न्याय को बिलोंग करता हुआ या न्याय से संबंधित। जैसे कार्यपालिका का काम है, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वैसे ही न्यायपालिका का काम है। तो जो न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम जुडिशियल फंक्शंस होता है। आप उसको न्यायिक जुडिशियल फंक्शंस कह सकते हैं। जुडिशियरी क्या करती है, जुडिशियरी परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। ऐसे ही इसका उपयोग किया जा सकता है। जुडिशियल मीन्स बिलोंगिंग टू जस्टिस या इन कनेक्शन विद द जस्टिस। न्याय से संबंधित जो हो वो है जुडिशियल। द जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। सेंटेंस बना सकते हैं आप दी जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट is called जुडिशियरी। आप लोगों को पता होगा सरकार के 3 ऑर्गन या 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव कौन होती है, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री इंक्लूडिंग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है। लेजिस्लेचर कौन होती है, लेजिस्लेचर में भी पार्लियामेंट के दोनों सदन और राष्ट्रपति, क्योंकि कोई कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाता है। तो ये विधायिका है। जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट। ये टॉप लेवल में सरकार के 3 अंग है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर है, और पार्लियामेंट से ही मंत्री प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, और एक जुडिशियरी। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं द जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जो न्यायिक अंग है वो जुडिशियरी कहलाता है। दूसरा यूज कर सकते हैं आप जुडिशियल डिसीजंस
must be respected. Must be respected as correct. ये एक नीति परक बात है, एक तरह से पॉलिसी परक बात है कि जो न्यायालय के निर्णय हैं उनको सही के तौर पर सम्मान मिलना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। जो संतुष्ट नहीं है न्यायालय में अपील करें, लेकिन जब न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसको इज्जत या सम्मान देना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि न्यायालय को जो लगा उसने निर्णय दिया। पक्षपात का आरोप, भेदभाव का आरोप, ऐसी चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से संतुष्ट नहीं है, न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, ही हैज राइट टू अपील। उसको अपील करना चाहिए वरिष्ठ न्यायालय में। अगला शब्द है हमारा जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार। अब देखिए, आप अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे, क्षेत्र प्लस अधिकार, जो किसी का अधिकार क्षेत्र है वो उसका जुरिस्डिक्शन है। जैसे भरतपुर का कलेक्टर है तो उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? पूरे भरतपुर जिले में है। अलवर जिले में उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। अलवर जिले का कलेक्टर, अलवर जिले में क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार न्यायालयों का भी क्षेत्राधिकार होता है। जो क्षेत्राधिकार निश्चित होता है न्यायालय का, क्षेत्राधिकार का मतलब उस रेंज के, उस सीमा के भीतर वह न्यायालय उस मुकदमे को सुन सकता है और उससे संबंधित निर्णय दे सकता है। तो जुरिस्डिक्शन की परिभाषा यही है। न्यायालयिक निर्णयों में इसको कहा गया है, जुरिस्डिक्शन मीन्स द अथॉरिटी ऑफ द पावर टू हियर एंड डिसाइड द मैटर अंडर डिस्प्यूट। न्यायालय की वह शक्ति जिसके तहत न्यायालय किसी विवादक बिंदु को, किसी विवादित बिंदु को सुन सकता है और निर्णय दे सकता है। अभी क्षेत्राधिकार कई प्रकार का होता है। क्रिमिनल न्यायालयों में भी होता है और सिविल न्यायालयों में भी होता है। जैसे क्रिमिनल न्यायालयों में आप देखेंगे जो घटना का स्थान है, अगर मान लो कोई व्यक्ति मृत पाया गया है सेवर थाने के अंतर्गत, तो वहां पर सेवर थाने का जुरिस्डिक्शन है। और भरतपुर जिले के अंतर्गत पाया गया है कोई, तो पूरे भरतपुर जिले का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है। तो इसी प्रकार सिविल मामलों में भी जुरिस्डिक्शन होता है। हर मजिस्ट्रेट का क्रिमिनल मामले में हो या सिविल मामले में हो एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। इसी प्रकार फिर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है। सिविल मामलों में आर्थिक एक सीमा लगा दी जाती है कि 5 लाख तक के मुकदमे इस न्यायालय में, 20 लाख तक के मुकदमे इस न्यायालय में, और इससे ऊपर के मुकदमे जिला न्यायालयों में। तो जिला न्यायालयों की कोई पेक्यूनियरी सीमा नहीं होती, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों की, जो सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड, वरिष्ठ खंड होते हैं, इनकी एक आर्थिक सीमा भी होती है। फिर इसके बाद एक जुरिस्डिक्शन होता है एक्सक्लूसिव, जो अनन्य कहा जाता है। एक होता है ओरिजिनल, जो मूल क्षेत्राधिकार होता है। ओरिजिनल का मतलब पहली बार मुकदमा उसी न्यायालय में आएगा, वो ओरिजिनल है। और अपीलेट का मतलब है वो अपील में ही सुन सकता है। जैसे उच्च न्यायालय ज्यादातर मामलों में अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन कुछ मामलों में वह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी रखता है। जिला न्यायालय का ओरिजिनल भी होता है, अपीलेट भी होता है। सुप्रीम कोर्ट भी अपीलेट क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन कुछ मामलों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली सुन सकता है, राज्यों के बीच के विवाद या केंद्र और राज्य के बीच के विवाद वो डायरेक्टली सुन सकता है। तो जो मुकदमा डायरेक्टली किसी न्यायालय में आता है वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो आप जुरिस्डिक्शन को कह सकते हैं, जुरिस्डिक्शन मीन्स अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट to hear and decide the dispute।
किसी न्यायालय की वह शक्ति, वह प्राधिकार जिसके तहत वह विवाद को सुन सकता है और निर्णय दे सकता है। केवल सुन नहीं सकता, सुनकर उस पर निर्णय देने की क्षमता भी रखता है। अब इसका आप यूज करेंगे, आप कह सकते हैं, अभी वही मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट The Supreme Court has original as well as appellate jurisdiction। मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है। ओरिजिनल मीन्स प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलेट मीन्स अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत वो अपील सुनता है और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वह सीधे ही मुकदमे इंटरटेन कर सकता है। हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे ही पिटीशन लेके, रिट याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक कंकरेंट जुरिस्डिक्शन भी होता है। कंकरेंट का मतलब है एक ही वाद के लिए हम दो जगह जा सकते हैं, दो से अधिक जगह जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनका कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, समवर्ती क्षेत्राधिकार है। हम चाहे तो हाई कोर्ट जाए, चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अब आप इसका दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, द जजमेंट given without jurisdiction is a nullity। नलिटी मतलब शून्य, अकृत, बेकार, कोई प्रभाव नहीं होता। जिस न्यायालय को जुरिस्डिक्शन नहीं है मामला सुनने का और वह न्यायालय उसका निर्णय दे देता है तो क्या होता है, अकृत होता है, शून्य होता है, अर्थात उस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं है। अगला शब्द है जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय या न्यायमूर्ति। देखिए शब्द तो एक ही है जस्टिस। न्यायमूर्ति का क्या मतलब है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों को हम न्यायमूर्ति कहते हैं, तो उनके नाम के साथ जस्टिस लग जाता है। जब जैसे जज का नाम लेते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेते हैं, तो हम उसका नाम लेते वक्त आदर्श सूचक शब्द लगाते हैं, जस्टिस। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अभी क्या कहेंगे हम, श्री S.A. बोबड़े नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जस्टिस S.A. बोबड़े। इसके पहले दीपक मिश्रा थे, तो जस्टिस दीपक मिश्रा। जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो जस्टिस कहलाता है। और जस्टिस मतलब न्याय भी होता है। न्यायालय किस लिए है, फॉर डूइंग जस्टिस, न्याय करने के लिए। न्याय करना मतलब दो विवादित पक्षों के बीच में न्यायिक सिद्धांतों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उस विवाद का निपटारा करना। और उस निपटारा करने के पीछे क्या भावना होती है, न्याय किया जाए, टू डिलीवर जस्टिस। अब इसको कहेंगे अंग्रेजी में न्याय, अगर न्याय का कहना है तो इसको कहेंगे ए प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डीलिंग। एक सिद्धांत है, जस्ट डीलिंग मतलब उचित व्यवहार का।
भाई किसी के साथ अन्याय मत करो, जो काम करो किसी के साथ ठीक ठीक करो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो जो हमें स्वयं अपने लिए पसंद नहीं है। ये है जस्ट डीलिंग, उचित व्यवहार, ये उसका सिद्धांत है, इसको कहते हैं जस्टिस। और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ए जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब आप इसका यूज लिखें, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस must be respected by all. ये एक सामान्य वाक्य है। प्राकृतिक न्याय है, नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उनका सब व्यक्तियों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। अब नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय क्या है? नैसर्गिक न्याय के कुछ सिद्धांत हैं कि कानून के सामने सब बराबर है, रूल ऑफ लॉ। दूसरा, किसी व्यक्ति को बिना सुने उसके खिलाफ निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है, किसी व्यक्ति को बिना सुने इसको उसके हितों के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। ये है राइट ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये सब नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं। आप इसको आगे दूसरा वाक्य बना सकते हैं, नेचुरल जस्टिस डिमांड्स दैट, अब यहां पे जस्टिस आ गया, देखिए नेचुरल जस्टिस डिमांड्स दैट no one should be judged in his own cause. कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होना चाहिए। अपने ही मामले में मतलब जिस मामले में उसका इंटरेस्ट हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे उसकी संपत्ति से संबंधित हो, जहां भी उसका हित जुड़ा हुआ हो विवाद से, उस व्यक्ति को उसमें जज के तौर पे नहीं होना चाहिए। वो कितना भी निष्पक्ष हो, लेकिन अगर वो निर्णय देगा तो उसके निर्णय पर शंका उठेगी, सवाल उठेंगे। इसलिए न्याय, प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय की मांग है कि कोई व्यक्ति भी अपने मामले में जज नहीं होना चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय की मांग है। अगला शब्द है रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थापन। रिस्टिट्यूशन शब्द बना है रिस्टोर से, रिस्टोर से रिस्टिट्यूशन बना है। रिस्टोर या रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीज पहले जिस स्थिति में थी उसको वापस उसी स्थान पर रख देना, ये है रिस्टिट्यूशन। प्रत्यास्थापन, प्रति प्लस स्थापन, मतलब वापस जहां से जो चीज आई है उसको वापस उसमें रख देना, पुनः उसके स्थान पर काबिज करना। रिस्टिट्यूशन को हिंदी में कहेंगे एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग, रिस्टोर करने का कार्य, एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग। हिंदू लॉ में सेक्शन 9 है, आप लोग पढ़े होंगे पहले सेमेस्टर में, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provides for restitution of conjugal rights। इसको हिंदी में कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। हिंदू लॉ की, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की व्यवस्था करती है, प्रावधान करती है। कहने का मतलब ये है कि पति या पत्नी अगर बिना पर्याप्त कारणों के एक दूसरे से अलग रहते हैं, पति पत्नी को साथ नहीं रखता या पत्नी पति के साथ नहीं रहती, तो जो व्यक्ति पीड़ित हो वो न्यायालय में याचिका लगा सकता है धारा 9 में और कह सकता है न्यायालय एक आदेश दे इस दोषी व्यक्ति को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कि वह उसके दाम्पत्य अधिकारों की रक्षा करे, दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापित करे। प्रतिस्थापित मतलब पति या पत्नी के तौर पर उसके साथ रहे, उसको दाम्पत्य सुख का उपभोग, इंजॉयमेंट करने दे। ये है रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को वापस उसी शेप में रखना या वापस करना।